हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक कर लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आज दिल्ली स्थित एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पांडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ली थी। पीएम ने एम्स पहुंचकर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद पीएम मोदी ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के काम की तारीफ की थी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा को गंभीर चिंता वाले राज्य के रूप में चिन्हित किया गया था। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सूबे के मुखिया मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में शामिल होंगे। बता दें कि बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 134वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। आंदोलन को तेज करते हुए किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी पर्व मनाया जाएगा और उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा और वहीं मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच भी करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। सरकार को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उसके खिलाफ जनता में इतना रोष क्यों है। बीजेपी सरकार की दिशाहीन नीतियों ने प्रदेश का बट्टा बैठा दिया है। सरकार की विफलता के चलते ही हरियाणा में व्यापार चौपट हो गया है और उद्योग यहां से पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी समेत हर वर्ग त्रस्त है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से सबसे ज्यादा प्रभावित हरियाणा और पंजाब राज्य के किसान हैं। प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वो न मंडी में गेहूं का तोल करेंगे और न ही लोडिंग करेंगे। आड़तियों की मांगों पर सरकार के राजी न होने के बाद आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया है। दरअसल सरकार कह रही है कि हम सीधे किसानों के खातों में पैसे डालेंगे और आड़ती चाहते हैं कि सरकार अपने पिछले वादे पर कायम रहे, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर यह बात ऑप्शनल होगी। मतलब जो किसान सरकार से डायरेक्ट पेमेंट खाते में चाहते हैं वो सरकार से ले और जो आड़ती से चाहते हैं उनको पेमेंट आड़ती से ही मिले। जबकि अब सरकार ने कहा कि हम सीधे किसानों के खाते में पैसे डालेंगे। आड़तियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से किसान और आड़ती का भाईचारा समाप्त हो जाएगा। आड़तियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो काम नहीं करेंगे। और वहीं किसानों के खाते में सीधे भुगतान को लेकर आड़तियों और सरकार में चल रही तनातनी के बीच भारतीय किसान यूनियन ने भी अपनी ताल ठोक दी है।
भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि जब फसल किसान पैदा करता है तो किसान के खाते में सीधा पैसा देने से ऐतराज क्यों है। इंद्री के विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मीटिंग कर कहा कि इसमें आड़तियों का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान के खाते में सीधा भुगतान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को केएमपी को 24 घंटे के लिए जाम किया जाएगा। किसानों की फसल उठान को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में तुलाई का साधन न होने से किसानों को परेशानी हो रही है और जिसके चलते मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा। मंडी में गेहूं की फसल का उठान न होने की वजह से मार्केट कमेटी के अधिकारी भी परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसे लेकर आला अधिकारियों से बात की जा रही है। साथ ही मंडी में अनाज का उठान न होने से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,789 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 685 लोगों की मौत हुई है। पिछले 4 दिनों में तीसरी बार है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 1 लाख के पार गया है। कोरोना की इस ताजा लहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीते दिन महाराष्ट्र में करीब 60,000 मामले दर्ज किए गए, जो पूरे देश में सामने आए केस का आधा हिस्सा है। दिल्ली में भी फिर एक बार 5,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के पीक की याद दिलाते हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 2,366 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम से 611, फरीदाबाद से 280, करनाल से 222 और सोनीपत जिले से 170 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। और वहीं कोरोना के कुरुक्षेत्र से 166, यमुनानगर से 141 नए मामलों की पुष्टि हुई। पानीपत और जींद से 112 नए मामले सामने आए। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,219 मरीजों की मौत हुई और वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है और एक दिन में 1,198 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और वहीं अब तक 2,86,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। रतिया के सरकारी स्कूल में 12 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत ने पुष्टि की है। 12 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों में हड़कंप की स्थिति है। फिलहाल सभी 12 छात्राओं को होम क्वारंटीन किया गया और अगले आदेशों तक विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचकुला में भवन विद्यालय स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों की फीस बढ़ाने के विरोध में अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना भी दिया। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन ने भी मौके पर पहुंचकर अभिभावकों का समर्थन किया। बता दें कि अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। अंबाला शहर के रंजीत नगर क्षेत्र के लोग पत्थरबाजी की घटना से परेशान हैं। इलाके में बीते 5 से 6 दिनों से अज्ञातों द्वारा ईंटों के रोड़े और पत्थर फेंके जा रहे हैं, जिससे रंजीत नगर के निवासियों में खौफ का माहौल है। आलम यह है कि अब लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। इलाके के लोग अब बारी बारी से रात के समय चौकीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन पत्थर मारने वाले अज्ञात को पकड़ा नहीं जा सका। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जीआरपी ने ट्रेनों के जरिए नशा तस्करी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गांजे के साथ गिरफ्तार किया और वे पिछले साल पकड़े गए एक नशा तस्कर से पूछताछ में पुलिस को ट्रेन के जरिए नशा तस्करी का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के बाथरूम से 23 किलो गांजा बरामद हुआ था। जीआरपी ने तस्कर को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया। जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह के तार कहां-कहां जुड़े हैं, इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। गुरुग्राम के सदर बाजार की 3 दुकानों में भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया।
दमकल विभाग को शाम करीब 5:30 बजे सदर बाजार की हार्डवेयर केमिकल शॉप पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। गुरुग्राम के चीफ फायर अधिकारी ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि सोहना, पटौदी और फरीदाबाद से दर्जनों फायर टेंडरों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। गुरुग्राम में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। भिड़ंत कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई। दरअसल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव और पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया गुरुग्राम पहुंचे। विरोध प्रदर्शन में यहां वो शामिल भी हुए थे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में बात हाथापाई तक जा पहुंची। कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि सुखबीर कटारिया अपने समर्थकों के साथ अलग प्रदर्शन कर रहे थे और कैप्टन अजय यादव अलग। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया को आड़े हाथों लेते हुए काफी खरी खोटी सुनाई। इसी विवाद ने लड़ाई झगड़े का रूप इख्तियार कर लिया। मामला बढ़ता देख कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालकर दोनों नेताओं को अलग किया, लेकिन तब तक तस्वीरें कैमरे में कैद होकर वायरल हो चुकी थी। रतिया में तेज आंधी के दौरान बिजली की तारें आपस में टकराने से खेतों में आग लग गई। आग लगने की वजह से किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसके बाद किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। फसल जलने से नाराज किसान देर रात बिजली कार्यालय के आगे बुगलाडा मार्ग पर जाम लगाकर धरने पर बैठे। किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंधी के बावजूद विभाग ने बिजली सप्लाई नहीं काटी और इसी वजह से उनकी फसल में आग लग गई और करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में अनुबंध आधार पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारी नए टेंडर में भी नियमित रूप से रखे जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनके समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ भी आ गया। कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। 1 अप्रैल से विभाग की ओर से अलग अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नया टेंडर जारी किया गया, जिसकी कमान नए ठेकेदार को सौंपी गई है, जिस पर 4 साल से काम कर रहे लगभग 311 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। कैथल में बुधवार को लघु सचिवालय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने 1 दिन का धरना दिया और नारेबाजी की। रिटायर्ड कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार उनकी लंबे समय से अनदेखी कर रही है, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। उनकी मुख्य मांगों में कृषि कानूनों को रद्द कराना, किसानों के कर्ज माफ करना, महिलाओं बुजुर्गों की सुरक्षा का इंतजाम करना समेत कुल 17 मांगे रही। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो शाम में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने एसडीएम कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान संघ ने नायब से तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की मांग है कि फरवरी 2018 में सरकार से संगठन की बैठक कर कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई। उन मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। उन्होंने बताया कि सरकार के वार्तालाप में भरोसा दिया गया था कि कैशलेस मेडिकल पॉलिसी सुविधा रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाएगी और बसों में यात्रा में भी छूट देने की बात हुई थी। साथ ही पेंशन में 25% की बढ़ोतरी पर भी सहमति बनी थी। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मारपीट और एफआईआर के खिलाफ नगर परिषद के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताली कर्मचारियों ने परिषद गेट पर धरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ सफाई कर्मचारी, तकनीकी कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए। दरअसल बिना मास्क का चालान करने के दौरान जेके ज्वेलर्स के जगदीश अहलाबादी और उसके कर्मचारियों ने नगर परिषद कर्मियों के साथ मारपीट की थी। साथ ही नगर परिषद कर्मचारी के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया। अब नगर परिषद के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपी दुकानदार और उसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अंबाला छावनी नगर परिषद में सिविल अस्पताल कैंट के पास से नगर परिषद ने एक महिला का खोखा हटा दिया था। बाद में जब मामला बढ़ा तो परिषद ने रेजुलेशन डालकर खोखा लगाने का आश्वासन दिया था और ये आश्वासन 21 साल में भी पूरा नहीं हुआ। तब महिला ने खोखे की जगह लेने के लिए पहले लोअर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से नगर परिषद जीत गई। उसके बाद मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा तो महिला जीत गई और वही सेशन में केस हारने के बाद नगर परिषद ने हाईकोर्ट में अपील की थी और वहीं हाईकोर्ट के सामने महिला ने गुहार लगाई थी कि वो नगर परिषद के अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुकी है, लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला।
ब्लॉक स्तर पर निर्माण एवं विकास कार्य करवाने वाले तोशाम के खंड विकास कार्यालय का गेट पिछले 2 दिनों से टूटा पड़ा। गेट के टूटने की वजह से कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से कार्यालय में बड़े वाहन तो दूर 2 पहिया वाहन भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के माध्यम से समस्त ब्लॉक में निर्माण कार्य किए जाते हैं, लेकिन तोशाम का खंड विकास कार्यालय पिछले 2 दिनों से खुद ही बीमार दिखाई दे रहा। हालांकि इस संबंध में सीपीओ अजय कुमार ने जल्द ही गेट ठीक कराने की बात कही है। चरखे दादरी के गांव खेड़ी बतर की फिरनी से गुजरने वाले भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान है। रात के समय ट्रकों की आवाजाही से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर ट्रकों का रास्ता बंद करवा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर ट्रक मालिकों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांव की फिरनी पर ही प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र है, जिससे यहां से गुजरने वाले ट्रकों से बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सीटीएम को ज्ञापन सौंपकर ट्रकों का रास्ता बदलवाने की मांग उठाई थी, लेकिन सीटीएम के आश्वासन के बाद भी रात को ट्रकों का आवागमन बंद नहीं हुआ। फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में सरपंचों द्वारा 20 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच ने सरकारी पैसे में धांधली की है और करोड़ों रुपए का गबन किया है। वहीं हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो बीडीपीओ प्रदीप कुमार ने एसडीएम को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने एसडीएम से ग्राम सचिव के खिलाफ सर्च वारंट जारी करने के लिए कहा है। हरियाणा सहकारी शुगर मिलों को घाटे से उबारने के लिए अब कुछ नया करने का प्लान बनाया। अब महम शुगर मिल में भी ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसके सेल सेंटर का रोहतक के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने उद्घाटन किया। सेंटर में गुड़ क्यूब और गुड़ पेठी बनाया गया। शक्कर का भाव 80 रुपए किलो, क्यूब गुड़ 70 रुपए किलो और पेड़ी गुड़ 60 रुपए किलो दिया जाएगा। अगर 5 किलो गुड़ इकट्ठा लिया जाएगा तो 50 रुपए किलो गुड़ मिल जाएगा। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि एक अच्छी शुरुआत है और शुगर मिल गुणवत्ता की चीजें मार्केट में लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि डोर डिलीवरी भी सुनिश्चित की जाएगी और जल्द ही ऑनलाइन खरीद की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। पलवल में दहेज के कारण विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि शादी में नकदी और कार की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को फांसी देकर मार दिया और पुलिस को शिकायत मिली थी कि तुलसी कुमारी की शादी कैलाश नगर निवासी हरीश के साथ 17 फरवरी वर्ष 2016 में हुई थी। और वहीं लड़की के पिता ने बेटी की शादी में खूब दान दहेज भी दिया था। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में 1 लाख रुपए नकद और कार की मांग करने लगे और मांग पूरी न होने पर उन्होंने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। झज्जर पुलिस ने एक राजनीतिक महिला से 20 लाख की फिरौती मांगने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फिरौती मांगने के लिए मोबाइल में वर्चुअल डोंगल का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आरोपी को मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वीरेंद्र झज्जर के तालाब गांव का रहने वाला वीरेंद्र आधा दर्जन हाई प्रोफाइल गैंग के साथ मिलकर काम करता था। पुलिस पूछताछ में हत्या, लूटपाट, हत्या की कोशिश सहित 9 संगीन वारदातों का खुलासा किया गया है। इंद्री में एक 30 साल के युवक की जहर खाने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमित नामक युवक की शादी राजेपुर क्षेत्र में हुई थी। अमित परिवार सहित इंद्री में रहता था, लेकिन उसकी ससुराल वालों से अनबन चल रही थी। उसने पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर जहर खा लिया। जहर खाने की खबर मिलते ही उसे कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उधर मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी सहित 5 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना सफीदो रोड पर बिचपड़ी गांव के पास एक कार ने एक गाड़ी को ओवरटेक के चक्कर में सामने से आ रही पिकअप गाड़ी में टक्कर मार दी। पिकअप के पीछे एक वैन भी पिकअप से जा टकराई। दोनों गाड़ियों की टक्कर से गाड़ियों में सवार 10 से 12 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को गोहाना के सरकारी अस्पताल में लाया गया और जहां घायलों का इलाज किया गया और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। भारत में कोरोना वायरस जिस तरह से बेकाबू है उस पर दुनिया की नजर है। भारत के हालात को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अहम फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डेन ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले लोगों की एंट्री 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक दी गई और ये नियम न्यूजीलैंड में 11 अप्रैल शाम 4 बजे से लागू कर दिए जाएंगे। अगर कोई न्यूजीलैंड का व्यक्ति भारत में है और वो वापस जाना चाहता है तो उसे अभी इसी दौरान एंट्री नहीं मिलेगी, यानी अब 28 अप्रैल के बाद ही भारत से कोई न्यूजीलैंड जा पाएगा। कोरोना महामारी के बीच बच्चों में कोरोना संक्रमण के दौरान दुर्लभ मिस्टीरियस इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम सूजन के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बच्चों में संक्रमण के लक्षण तक नहीं दिख रहे और उनकी स्थिति अचानक गंभीर हो रही है। खून का थक्का जमने की बढ़ती घटनाओं के बाद ब्रिटेन अब 30 साल से कम उम्र की आबादी को एस्ट्राजेनेका का टीका नहीं लगाएगा। देश में दवा नियामक संस्था MHRA ने कहा कि 18 से 29 साल के लोगों को वैक्सीन का दूसरा विकल्प मुहैया कराया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों ने उत्तर पश्चिमी म्यांमार में एक नगर कलय पर हमला कर दिया। हमले में कम से कम 7 नागरिकों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबरें। यहां कुछ निवासियों ने सैन्य तख्तापलट का विरोध करने के लिए घरों में बनी राइफलों का इस्तेमाल किया था। पाक विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यहां बुधवार को हुई बैठक में आतंकरोधी कदमों, सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। लावरोव 2012 के बाद पाकिस्तान आने वाले पहले रूसी विदेशी मंत्री हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से वीरवार को भी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 56 पैसे तो वहीं डीजल का दाम 80 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड ने बुधवार को अंबानी बंधुओं मुकेश, अनिल और अन्य लोगों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने जुर्माना साल 2000 में हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के अधिग्रहण के मानकों की पालना न करने के मामले पर लगाया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी और लागत बढ़ने से देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मार्च में सुस्त हो गई। एक सर्वे के अनुसार सेवा पीएमआई सूचकांक मार्च में घटकर 54.6 पर आ गई। पीएमआई का 50 से अधिक रहना वृद्धि और इससे नीचे का आंकड़ा कम होता नजर आ रहा है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमत में तेजी है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सोना 587 रुपये बढ़कर 45,768 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 682 रुपये बढ़कर 65,468 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए देश के कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इस पर गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास का कहना है कि कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन से मांग प्रभावित होने की आशंका है। पिछले मैच में उज्बेकिस्तान के हाथों हार के बावजूद भारतीय महिला फुटबॉल टीम बृहस्पतिवार को बेलारूस के खिलाफ होने वाले मैत्री मैच में बड़े हौसले के साथ मैदान पर उतरेगी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम 21 से 31 मई तक यहां होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 10 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की चुनौती की अगुवाई करेंगी। पाकिस्तान फुटबॉल को फीफा की ओर से बड़ा झटका लगा। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने नियमों के उल्लंघन को देखते हुए पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट एक हफ्ते के लिए टल गया। इसका आयोजन 23 मई से होना था, जो अब 30 मई से होगा। रूसी ओलंपिक चैंपियन आंद्रेई सिलनोव और नतालिया एंड्रियुक का डोपिंग अपराधों के लिए 4-4 साल के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिलनोव और एंड्रियुक दोनों पर पिछले साल प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का उपयोग करने का आरोप था। सोनू सूद एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने लॉकडाउन के वक्त गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की थी। उनकी मदद करने का सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोनू सूद के नाम पर ठगी कर रहे हैं और गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। अभिनेता अरमान कोहली के छोटे भाई और मशहूर निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली के छोटे बेटे रजनीश कोहली का मुंबई में अचानक निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि रजनीश कोहली का निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ। साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन अपना जन्मदिन 8 अप्रैल को मनाते हैं। अल्लू अर्जुन मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं। उनके जन्मदिन पर फैंस उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और उनकी नई चमचमाती लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार इस वक्त काफी चर्चा में है। कार्तिक हाल ही में कोरोना वायरस से रिकवर होकर काम पर वापस लौटे। कोरोना से ठीक होते ही कार्तिक ने अपने लिए लैम्बोर्गिनी कार खरीदी है, जिसके लिए इस वक्त वो काफी सुर्खियां बटोरते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिल्म अभिनेता करण पटेल ने कोरोना पाबंदियों को बेवकूफाना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि अभिनेता और क्रिकेटर अपना काम कर सकते हैं, जबकि आम आदमी काम नहीं कर सकता। दरअसल हाल ही में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते लॉकडाउन की पाबंदियों को और कड़ा करने के बाद करण ने ऐसा कहा।